नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 20 अक्टूबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। तो एक बर्ड लोकेशन जो आज डिस्कस करेंगे, आज के द हिंदू में था ये लोकेशन, ठीक है। मानागुआ, ये कहाँ स्थित है? तो मानागुआ जो है वो मध्य अमेरिका में है, ठीक है। एक तरफ पैसिफिक ओशन है और दूसरी तरफ कैरेबियन सी है, ठीक है। तो इसको विस्तार से देखेंगे और ये जो मानागुआ क्षेत्र है ये मेनली निकारागुआ की राजधानी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है, तो इसे देख लेंगे अच्छे से। उसके बाद अगला आर्टिकल है भारत की खाद्य प्रणाली को पुनः व्यवस्थित करने का अवसर आ गया। 16 अक्टूबर को जो वर्ल्ड फूड डे मनाया गया था, उसी के आधार पे कहा जा रहा है कि जितने भी समस्याएं हैं जो न्यूट्रिशन युक्त, पोषण युक्त भोजन को पहुंच सुनिश्चित कर सके सभी व्यक्तियों के लिए, तो यहाँ पे बहुत से चीजों को ध्यान में रखा गया है। कृषि के लिए जो जरूरी स्रोत हैं, चाहे वो मिट्टी हो गया, जलवायु हो गया, ठीक है, उसके बाद भूमि हो गया, उसके बाद नवीन तकनीक हो गया, तो ये सभी चीजों की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि बहुत से किसान जो हैं, जहां पे जलवायु परिवर्तन का मार झेल रहे हैं, जहां सुखाड़ आ रहा है, तो वहां पे भी अनेक प्रकार के वैकल्पिक उपाय अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि मुर्गी पालन हो गया या फिर मत्स्य पालन हो गया। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखा जा रहा है। उसके बाद भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पोषण तत्वों की कमी को भी प्रदर्शित करता है। मतलब कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के अनुसार 35% जो बच्चे हैं वे अविकसित हैं, 57% जो महिलाएं हैं उसमें कुपोषण के लक्षण दिखे हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और ये आज के द हिंदू के एडिटोरियल में है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और मुख्य धारा की मीडिया। मतलब कि मीडिया आज के समय में, जो वर्तमान समय में इतने ज्यादा न्यूज को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, कभी लिखता है पहले ही हो गई थी भविष्यवाणी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, एक तथाकथित ग्रुप को उकसाने का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत से चीज जो होते हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, चाहे वो इजराइल के लिए हो या फिलिस्तीन के लिए हो। यहाँ पे तो एक और मुद्दा सामने आया है, यहाँ पे बहुत तेजी से एआई का उपयोग किया जा रहा है, खास के फोटो एडिटिंग के लिए। बहुत से ऐसे न्यूज आए हैं, अभी भी मैं स्लाइड में दिखाऊंगा आगे, कि एक ऐसा न्यूज है जिसमें मिसाइल दिखाया गया है, वो वीडियो गेम से फुटेज लेकर यहाँ पे एडिटिंग किया गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो मीडिया के अस्तित्व के विश्वास पे बहुत बड़ा खतरा दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बातें कही जा रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसे सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, उसे इस तरह का अनुचित कार्य करने से बचना चाहिए। इसको भी आगे विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है कि अफगानिस्तान में लगातार अभी हाल में भूकंप आए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अफगानिस्तान में लगातार बार बार भूकंप आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो कहा जाता है यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, ठीक है। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट यहाँ पे मिले हुए हैं, तो जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, जो यहाँ से संचलन होता है प्लेटों का, इसी कारण लगातार अफगानिस्तान जैसे क्षेत्र में लगातार भूकंप आ रहे हैं। तो इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे, फिगर में देखेंगे भूकंप क्यों आते हैं और कौन सा रिक्टर पे किस तरह के भूकंप कितना भयावह होता है, सभी चीजें हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ल्ड लोकेशन जो है मानागुआ। तो मानागुआ कहाँ है? मध्य अमेरिका के निकारागुआ देश की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है निकारागुआ। याद रखिएगा, देश का नाम निकारागुआ और उसकी राजधानी का नाम है मानागुआ। तो मानागुआ झील के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित इस नगर को सन 1852 में निकारागुआ की राजधानी चुना गया था। उसके बाद 1972 में हुए एक भूकंप और फिर 1980 से 90 के दशक में हुए गृह युद्ध के कारण मानागुआ को बहुत क्षति पहुंची, जिसे उसने इस साल के बाद से धीरे धीरे, इस समय के बाद से धीरे धीरे विकसित करना शुरू किया। तो मानागुआ जो है निकारागुआ की राजधानी है और यहाँ पे मानागुआ झील के दक्षिणी किनारे पर छोटे छोटे झीलों के बीच में स्थित है और यह शहर समुद्र तल से केवल 163 फीट भी है। तो यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन का भी वैश्विक समस्या उत्पन्न हो रहा है, तो ये देश जो है बहुत ज्यादा संवेदनशील है, ठीक है, क्योंकि मात्र 163 फीट ही, मात्र 50 मीटर ही ऊपर है। तो यहाँ पे अगर
वाटर लेवल बढ़ता है, सी का वाटर लेवल, तो इसे सबसे ज्यादा खतरा है। तो ये भी ध्यान देने का जरूरत है कि मानागुआ को किस एग्जाम्पल के रूप में उपयोग कर सकते हैं आप लोग आंसर्स में। और मध्य अमेरिका की सबसे गर्म राजधानी में से एक है, यहाँ पे तापमान भी अपेक्षित अधिक रहता है, ठीक है। तो पूरे स्पेनिश औपनिवेशिक काल में मानागुआ को केवल एक भारतीय शहर के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि लियोन और ग्रेनाडा के अपेक्षाकृत नजदीकी स्पेनिश शहरों से आगे था। निकारागुआ आधिकारिक तौर पर निकारागुआ गणतंत्र का एक प्रतिनिधि लोकतांत्रिक गणतंत्र है। देश की सीमा जो है यहाँ पे याद रखिएगा, उत्तर में होंडुरास और दक्षिण में कोस्टारिका, देश के पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूरब में कैरेबियन सी। इसको अब मैप में देख लेते हैं हम लोग। ये एक सबसे पहले बड़े मैप में देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये नॉर्थ अमेरिका का रीजन है, ये साउथ अमेरिका का रीजन है, ठीक है। और ये जो बीच में है वो सेंट्रल अमेरिका है। इसके ईस्टर्न साइड में कैरेबियन सी है और वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन है। तो ये चीजें याद रखिएगा। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जो येलो साइड में है, इसी को कहते हैं निकारागुआ, ठीक है। इस मैप में इसी छोटे से क्षेत्र को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। निकारागुआ ये कंट्री है और इसकी जो राजधानी है मानागुआ है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या रखता है, जैसे कि इसके साउथ में कोस्टारिका है, इसके नॉर्थ में होंडुरस है। तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ कोस्ट है, मॉस्क्यूटो कोस्ट, उसके बाद वोल्केनो, उसके बाद कुछ माउंटेन्स भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसाबेलिया माउंटेन, तो ये एक इंपॉर्टेंट माउंटेन है। उसके बाद लेक जो इस नाम से संबंधित है, इसे तो जरूर ही याद रखना है, निकारागुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। इसे एक और विस्तृत मैप में देख सकते हैं, वही चीजें हैं जो उन मैप्स में हम लोग देखे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस आर्टिकल में कहा जाता है कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और मुख्य धारा की मीडिया, मतलब कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो बढ़ा चढ़ाकर न्यूज दिखा रही है, उससे कितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है कि लगभग ये जो इजराइल फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें लगभग 9000 नेमलेस फेसलेस अनेक प्रकार के पोस्टर दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये सिर्फ और सिर्फ आम जनता को भ्रमित कर रही है और उकसाने का कार्य कर रही है, जिससे कि तीसरे लोग इसका फायदा उठा सके। तो ऐसा ही कहा जाता है राइटर के द्वारा कि जैसे जैसे युद्ध का कोहरा सोशल मीडिया परिदृश्य पर छाया हुआ है, भाषा, शीर्षक और छवियों, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर, जहाँ पे भाषा, शीर्षक और छवियों को चयन को लेकर मुद्दा और भी गंभीर हो गया। देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं दिया हूं, जैसे पहली ही हो गई थी भविष्यवाणी, पता चल गया जंग के आखिरी दिन, आतंकवादियों को भूख प्यास से मार रहा इजराइल। तो ये जो शीर्षक देख रहे हैं ना, ये कितने भ्रामक है। सऊदी अरब में मौलानाओं की बड़ी बैठक, नेतन्याहू ने कहा ये युद्ध है। ये सारे जो हेडलाइंस है मेनली ये भ्रामक है। से बड़े स्थापित पत्रकारिता प्रकाशन, जिन्हें अनाकार रूप से मुख्य मीडिया के रूप में एक साथ रखा गया है, अक्सर ऑनलाइन खलनायक के रूप में चित्रित किया जाता है। मतलब कि ये जो ऑनलाइन जो अनेक प्रकार के कंटेंट देते हैं, ये सोसाइटी के लिए खलनायक के रूप में इन्हें प्रेरित किया जाता है। पॉलिटिकली कन्वीनियंट आइडियाज एंड ब्लंटेड मिस इन्फॉर्मेशन आर शेयर एड थिंग्स दैट द मेन स्ट्रीम मीडिया, यही कार्य करती है। जो राजनीतिक रूप से ज्यादा प्रज्वलित मुद्दा होता है, उसे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। जो आवश्यक, जो जरूरी होता है, गरीब लोगों का जो आवश्यक मुद्दा है, उसे नहीं उठाएंगे रोज, लेकिन जहां से इनका टीआरपी बढ़ सकता है उसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ऐसा ही कहा जाता है कि ऐसी चीजों के रूप में साझा किया जाता है जो गलत सूचनाएं भी प्रदर्शित करती है, जो मुख्य धारा का मीडिया हमेशा प्रदर्शित करती है, ठीक है। आगे कहा जाता है यह विश्वास किया है कि मुख्य धारा की मीडिया, मतलब कि मेन स्ट्रीम की मीडिया है, उसके कुछ एजेंडे हैं जो ऑनलाइन गलत सूचना के मुख्य प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि एजेंडाज इज अ ड्राइविंग फोर्स दैट द ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन माइल्स, मतलब कि जहां से ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन निकाले जाए। सोशल मीडिया पर बार बार भेजा जाने वाला यह संदेश अध्ययनों में परिलक्षित होता है, जो स्थापित समाचार आउटलेट में घटते विश्वास को दर्शाता है। इसी के कारण जो है, जो सोशल मीडिया इज रिफ्लेक्ट इन द स्टडी दैट शोज अ डिक्लाइनिंग ट्रस्ट इन, इसी के कारण जो है न्यूज आउटलेट्स पे ट्रस्ट जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। आगे कहा जाता है राइटर के द्वारा कि अविश्वास अब और अधिक स्पष्ट हो गया है, मतलब कि द डिस्ट्रस्ट इज मोर एविडेंट
नाउ एज द फॉल्ट लाइंस इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में ऐसी घटनाएं जो घट रही है, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है और मीडिया के निरंतर भ्रामक न्यूज को फैलाया जा रहा है जिसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, जिसके कारण अब मीडिया के प्रति लोगों का जो अविश्वास और अस्पष्ट होता जा रहा है। आगे कहा जाता है क्योंकि पश्चिमी एशिया में जो दोष रेखाएं, जो फॉल्ट की रेखाएं हैं, एक बार फिर से खुल गई है। एक उदाहरण के रूप में समझाया जाता है राइटर के द्वारा, जो कि द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित किया गया है। तो इसमें कहा जाता है कि एक हेडलाइन में शुरू में कहा गया कि इजरायली हमले के कारण मंगलवार को गाजा के अल हलील अरब अस्पताल में विस्फोट और आग लगाए गए। बाद में फिर कहा गया, यहाँ पे शुरुआत में कहा गया कि इजराइल पे पूरा का पूरा आरोप लगा दिया गया जो हॉस्पिटल में हमला हुआ था। उसके बाद तुरंत इस हेडलाइन को बदल दिया गया क्योंकि इजराइल इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर दे। इजराइल की भागीदारी से बचने के लिए इसने शीर्षक को संशोधित कर दिया और इसकी ऑनलाइन गहन जांच की गई। तो यही बातें हैं कि जो सोशल मीडिया का जो निरंतर कंटेंट दिया जाता है वो पूर्णतः भ्रामक होता है। तो मूल शीर्षक था, द ओरिजिनल हेडलाइंस वाज सीन एज एविडेंस ऑफ द पब्लिकेशन बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन इमर्जिंग फ्रॉम द फिलिस्तीन साइड। ठीक है, तो ये फिलिस्तीन साइड की तरफ से पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। तो मूल शीर्षक को फिलिस्तीनी पक्ष से आने वाली जानकारी के प्रति प्रकाशन के पक्षपाती होने के प्रमाण के रूप में देखा गया, इसलिए इजराइल को गलत स्टेटस प्रस्तुत कर रहा था वैश्विक स्तर पे न्यूज में। ठीक है, जिससे कि इजराइल बदनाम हो सके। तो संयोग से सोशल मीडिया के फिलिस्तीनी समर्थक वर्ग में न्यूयॉर्क टाइम्स को इजराइल और उसकी नीतियों का समर्थन करते देखा जाता है। तो आगे देखा जाता है राइटर के द्वारा, उसी पे एक और एग्जाम्पल दिया गया, जैसे ये द न्यूयॉर्क टाइम्स का एग्जाम्पल था। उसके बाद बीबीसी इन यूके में ऐसा ही एग्जाम्पल दिया गया कि ब्रिटेन में बीबीसी को भी ऐसी ही मुश्किल का सामना करना पड़ा जब मौजूदा हिंसा पर उसके शुरुआती सोशल मीडिया पोस्ट के कई इजरायलियों के मारे जाने की बात की गई। शुरुआत में कहा गया कि बहुत से इजरायली मारे गए हैं, उसके बाद फिर से इस न्यूज को चेंज कर दिया गया क्योंकि वहां पे इजरायली नहीं मारे गए थे जबकि बहुत सारे फिलिस्तीनी को मारने की बात की गई थी। तो यहाँ पे कहा जाता है वाइल मेनी फिलिस्तीनियंस हैड डाइड, जो फिलिस्तीनियंस मरे थे उसको इजरायली कह के प्रस्तुत किया गया था बीबीसी जो ब्रिटेन में है। ठीक है, बीबीसी न्यूज के द्वारा। तो शब्दों का चयन एक फिलिस्तीनी समर्थक के वायरल वीडियो का विषय था जिसमें दावा किया गया था कि यह पश्चिमी मीडिया के इजराइल समर्थक पूर्वाग्रह का सबूत है। ठीक है, तो वहां पे फिलिस्तीनी का सबूत दिखाया गया, यहाँ पे इजरायली का सबूत दिखाया गया कि इजरायली समर्थक थे, इसलिए ये कह रहे थे कि हमारे इजरायली मारे गए हैं जिससे उनको सहानुभूति मिल सके। तो इसी बीच इजराइल समर्थक ने बीबीसी को फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति पक्षपाती माना गया। तो ये दोनों मुद्दा जो था अपने अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित था। ठीक है, तो वास्तव में कहा जाता है कि बीबीसी के वर्तमान संघर्ष के जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का, इसके लिए बीबीसी पर लगभग 1500 कंप्लेन आए हैं। ठीक है, उसके कवरेज पे। तो ऐसा कहा जाता, और द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार शिकायतें जो है वो फिलिस्तीनी समर्थक पूर्वाग्रह का आरोप लगाने और इजराइल समर्थक पूर्वाग्रह का आरोप लगाने, मतलब कि दोनों तरफ से, चाहे वो फिलिस्तीन का हो चाहे वो इजराइल का नागरिक हो, दोनों ओर से बीबीसी पे कंप्लेन किया गया है। ठीक है, तो यही बातें कहा जा रहा है। तो यहाँ पे यही एक कहावत कहा जाता है कि यह कई दिग्गज पत्रकारों की उस कहावत को याद दिलाता है कि यदि दोनों पक्ष खुश नहीं है तो हम कुछ सही कर दें, मतलब कि अगर दोनों पक्ष खुश नहीं है तो हम कुछ इररिलेवेंट चीजें पब्लिश करके खुद को खुश कर रहे हैं। इफ बोथ साइड्स आर नॉट हैप्पी वी आर डूइंग समथिंग राइट। तो आगे इस पे विकल्प पर बहस करते हुए उस पर आलोचना की जाती है कि कार्रवाई में मारे गए, यहाँ पे मेनली जो है वो शब्दों की बात की गई, जैसे कि जो लोग मारे गए हैं उसको आतंकवादी कहना है या फिर शहीद कहना है। यही मुद्दा यहाँ पे आगे राइटर बताते हैं कि कार्रवाई में मारे गए सैनिकों पर रिपोर्ट करते समय शहीद शब्द का उपयोग न करने के लिए सोशल मीडिया पर कहा जाता है। द डिबेट ओवर द चॉइस ऑल्सो ब्रिंग्स टू माइंड द फॉल्क दैट द हिंदू टेक्स ऑन सोशल मीडिया फॉर नॉट यूजिंग द वर्ड। ठीक है, मतलब कि जो हमारा मार्टियर है, मतलब कि शहीद शब्द है, उसको उपयोग नहीं करने की बात की गई थी सोशल मीडिया में। आगे कहा जाता है कि रक्षा मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट किया था कि जो भारतीय सशस्त्र बल है, मतलब कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, वो शहीद शब्द का उपयोग नहीं करते हैं।
तो इसी के कारण कहा जाता है कि जो परिभाषा के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति के, तो यहाँ पे तो शहीद शब्द का उपयोग नहीं करने की बात की गई थी, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए आरक्षित है जो अपने विश्वास के लिए मारा गया है, मतलब कि अपने देश के लिए मारा गया है। हालांकि अंग्रेजी भाषा के किसी प्रकाशक द्वारा कहा गया कि इस शब्द का उपयोग न करना कुछ लोगों द्वारा देशभक्ति के विरुद्ध माना जाता है। तो यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट हो गया, जबकि सरकार द्वारा कहा गया कि इंडियन आर्म फोर्स जो है वो इसे शहीद शब्द का उपयोग नहीं करेंगे सोशल मीडिया पे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो अपने देश के लिए मारे गए हैं उसमें अगर शहीद शब्द का उपयोग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये देशभक्ति के विरुद्ध है। तो आगे यहाँ पे राइटर कहते हैं कि भाषा, शीर्षक और छवियों के चयन को लेकर ऐसे मुद्दे और भी गंभीर हो गए। सच इश्यूज ओवर द चॉइस ऑफ लैंग्वेज, हेडलाइन एंड इमेजेस, मतलब कि भाषा, शीर्षकों और छवियों के चयन को लेकर ऐसे मुद्दे और भी गंभीर हो गए, क्योंकि सोशल मीडिया परिदृश्य पर युद्ध का जो कोहरा है बहुत ज्यादा छाया हुआ है, मतलब कि बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है न्यूज जो है वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। तो यह विशेष रूप से इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष के ये सच है जो दशकों और पुराने मुद्दे हैं, बहुत से पुराने मुद्दे हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो अभी संघर्ष चल रहा है, तो जिसने दुनिया भर में विचारों को गहराई से विभाजित कर दिया है और भूमि और अधिकारों के बारे में उसकी अपनी शब्दावली भी है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे जैसे इजराइल है उसके लैंड्स का भी अपना एक कन्फ्लिक्ट है, उसके विश्वास, रिलीजन का भी अपना एक कन्फ्लिक्ट है। तो यहाँ पे यही बातें कही जाती है कि सशस्त्र संघर्ष के तेजी से बदलते माहौल में न्यूज मीडिया द्वारा फिसलने की संभावना बहुत अधिक है, मतलब कि लगातार कभी फिलिस्तीनी कुछ अपने पक्ष में कुछ बात बोल दे रहा है या फिर इजरायली कुछ अपने पक्ष में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कुछ बात बोल रहा है। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि यहाँ संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है कि मीडिया जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज दे ही देगा जिससे कि किसी न किसी विशेष पक्ष को लाभ होगा, जो अक्सर पूर्वाग्रह के बारे में मौजूदा धारणाओं को बढ़ाएगा। तो पूर्वाग्रह की धारणा में सहायता करने वाला एक अन्य कारक जो है वो एल्गोरिदम है। बहुत से आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जो एल्गोरिदम से चल रहे हैं। तो जो एल्गोरिदम है वो कहीं ना कहीं पूर्व विश्लेषण पर आधारित होता है, मतलब कि पास्ट एनालिसिस पर ही आधारित होता है जो एल्गोरिदम होता है। तो यहाँ पे यही बातें कहा जा रहा है कि ये भी एल्गोरिदम कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से भी ग्रसित हो सकता है, जहां लेखों को संपूर्ण भाग के बजाय स्टैंड एलोन संस्थानों के रूप में उपभोग किया जाता है। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। एल्गोरिदम ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स वेयर एलोन एंटिटीज रेदर देन अ पार्ट ऑफ अ होल, तो दिस पैटर्न ऑफ न्यूज कंजम्पशन ऑफन ड्राइव्स द व्हाट अबाउटिज्म। ठीक है, यहाँ पे इसी को कहा जाता है कि समाचार उपभोग का यह जो पैटर्न है अक्सर व्हाट एबाउटिज्म और दोनों पक्षवाद को प्रेरित करता है, मतलब कि दोनों तरफ के भड़काता है, दोनों की इच्छाओं को, भावनाओं को भड़काता है, जिससे कि और संघर्ष भयावह रूप ले सके। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। आगे कहा जाता है जो ऑनलाइन राजनीतिक बातचीत का ये मेनली ऑनलाइन पॉलिटिकल कन्वर्सेशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसी कारण इससे बचने की सलाह दी जा रही है राइटर के द्वारा। आगे यहाँ पे बहुत सी चीजें कहा जा रहा है, जैसे कि इसको हम लोग आगे स्लाइड में देख लेते हैं। ये जो देखिए फेक न्यूज, तो वास्तविक फुटेज को नकली वीडियोज के साथ मिलाया गया है जिसमें वीडियो गेम के फुटेज भी शामिल है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सोशल मीडिया अत्यधिक दृश्यात्मक है, मतलब कि सोशल मीडिया इज हैविली विजुअल, जो टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब द्वारा संचालित है। ये लाइक, शेयर और कमेंट के रूप में बार बार देखने और तत्काल प्रतिक्रिया को सुविधाजनक और प्रोत्साहित करते हैं। तो इजराइल में चल रही हिंसा की विशेष रूप से दृश्यमान है, जिसमें मिसाइल हमलों और उसके परिणाम के वास्तविक फुटेज को नकली वीडियो के साथ मिलाया गया है, जो अभी हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें वीडियो गेम के फुटेज भी शामिल है। तो मुख्य धारा की मीडिया में विश्वास की कमी अक्सर लोगों को ऑनलाइन कच्ची खबरों, जो अधूरी खबरें होती है, खोजने के लिए प्रेरित करती है। तो संदर्भ और विश्लेषण से रहित फुटेज और छवियां जो केवल अच्छी पत्रकारिता ही प्रदान कर सकती है, तो इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जो सोशल मीडिया पे हम लोग न्यूज पढ़ते हैं उससे बेहतर है कि हम लोग न्यूज प्लेटफॉर्म पे जाकर न्यूज को अच्छे तरीके से विश्लेषित करें, जिससे कि हमारा जो फैक्ट है वो इनकम्प्लीट न रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यही बात यहाँ पे राइटर कह रहे थे। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। तो भारत की खाद्य प्रणाली को पुनः व्यवस्थित
करने का अवसर आ गया है। तो ये बातें कहा जा रहा है कि अक्टूबर 16, जिसे कि हम लोग अभी हाल में मनाए थे, वर्ल्ड फूड डे। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इस सप्ताह की शुरुआत में हमने विश्व खाद्य दिवस मनाया, लेकिन हम शायद ही कभी भोजन को एक प्रणाली के रूप में देखते हैं, मतलब कि एक सिस्टमैटिक फूड के देखते हैं। तो खाद्य प्रणाली की चुनौती को भारत से बेहतर कोई देश नहीं समझ सकता, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को खाना खिलाता है। तो यही बात कहा जाता है, नो कंट्री कैन बेटर अंडरस्टैंड द चैलेंज ऑफ अ फूड सिस्टम देन इंडिया विच फीड्स द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, जबकि खाद्य प्रणाली का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो सभी के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, मतलब कि इंश्योर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी फॉर ऑल। और इसे केवल तभी अस्थायी रूप से प्राप्त किया जा सकता है जब भोजन का उत्पादन करने वाले उत्पादक जो हैं वो उचित आर्थिक रिटर्न कमाते हैं, जो समय के साथ रेजिलिएंट, मतलब कि लचीला होता है, चेंज होता जाता है। ठीक है, यही बात यहाँ पर कहा जाता है कि ये तभी संभव हो सकता है जब प्रोड्यूसिंग द फूड मेक्स रीजनेबल इकोनॉमिक रिटर्न, मतलब कि उसका भी सही तरीके से लाभ हो, तभी वो एक पोषण युक्त भोजन को उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। आगे यहाँ पे कहा जाता है कि दिस रेजिलेंस, मतलब कि यह लचीलापन बदले में हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन से जटिल रूप से जुड़ा है, क्योंकि कृषि के लिए सबसे बड़ा जो जरूरी सोर्स है हमारा कृषि के लिए, बिकॉज द लार्जेस्ट इनपुट टू एग्रीकल्चर सॉइल वाटर एंड क्लाइमेट कंडीशंस आर ऑल बट नेचुरल रिसोर्सेज। ये सभी, लेकिन ये सभी प्राकृतिक संसाधन है और इसे सुरक्षित रखना ये हमारी ही जिम्मेदारी है, चाहे वो मिट्टी की गुणवत्ता हो या फिर जितना तेज से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे कंट्रोल करने की आवश्यकता है, या फिर वाटर का जो कंटामिनेशन हो रहा है केमिकल्स के द्वारा उसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, जिससे कि हम पोषण युक्त भोजन को प्राप्त कर सकें। कृषि के लिए जो भी जरूरी रिसोर्सेज हैं उसे सुरक्षित रख सकें। तो इसी पे आगे राइटर कहते हैं कि अप्रिशिएटिंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी विथ लाइवलीहुड एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। आगे कहा जाता है कि आजीविका और पर्यावरण सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा के इस अंतर संबंध की सराहना करना हमारी खाद्य प्रणाली को वास्तव में सस्टेनेबल, मतलब कि भविष्य के लिए और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। आगे यहाँ पे राइटर कहते हैं कि पोषण, आजीविका और पर्यावरण सुरक्षा बहुत ही मुख्य मुद्दा है हमारे बेहतर फूड सिस्टम को बनाए रखने के लिए। तो आगे कहा जाता है कि पोषण के ऑन द न्यूट्रिशन फ्रंट भारत कुपोषण के दोहरे बोझ का सामना कर रहा है। तो यहाँ पे कुपोषण का जो है बहुत ज्यादा मामला भारत में है। एक तरफ पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगति करने के बावजूद भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पोषण तत्वों की कमी को प्रदर्शित कर रहा है। इसी पे आगे रिपोर्ट कहा जाता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 में बताया गया है कि 35% जो बच्चे हैं, 35% ऑफ चिल्ड्रंस आर अस्टंटेड, मतलब कि अविकसित हैं, और 57% महिलाएं और 25% पुरुष जो हैं वो एनीमिया के शिकार हैं। आगे कहा जाता है दूसरी ओर असंतुलित आहार और गतिहीन जीवन शैली के कारण 24%, मतलब कि इम्बैलेंस डाइट और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो शिथिल लाइफस्टाइल है, जो ना तो योगा करते हैं, ना तो एक्सरसाइज करते हैं, ना तो वो टाइमली खाना खाते हैं, उसके कारण भी अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ इस कारण भी 24% वयस्क महिलाएं और 23% वयस्क पुरुष अब मोटापे से ग्रस्त हैं। तो भारत कुपोषण को कम करने के लिए प्रयास तेज कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा इसे खत्म करने के लिए एक जन आंदोलन की भी आह्वान करने का फैसला लिया गया है। तो उत्पादन के मामले में जो सीमांत और छोटे किसान हैं उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि आय जो है वो अपर्याप्त रहता है। तो यही बात यहाँ पे राइटर कर रहे हैं कि ऑन द प्रोडक्शन साइड फर्म इनकम्स आर इनसफिशिएंट टू मीट द एंड ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, आगे कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि 68% से अधिक सीमांत, मतलब छोटे किसान अपनी आय को गैर कृषि गतिविधियों से पूरा करते हैं। बहुत से किसान ऐसे हैं जो मान लीजिए चाहे वो खरीफ फसल हो या फिर रबी फसल हो, उस समय तो अपना खेती कर लेते हैं, उसके बाद लेबर का काम में करते हैं। तो लेबर का जो काम है वो नॉन एग्रीकल्चर वर्क में आ जाता है, मतलब कि गैर कृषि गतिविधियों में, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो यही बात यहाँ पे कहा जाता है राइटर के द्वारा कि 68% जो छोटे किसान हैं वो गैर कृषि गतिविधियों से भी अपनी जरूरतें पूरा कर सकते हैं। आगे कहा जाता है कि मनरेगा और अन्य प्रकार के आकस्मिक श्रम में काफी कमी आ रही है,
जो आय विविधीकरण के लिए कौशल और अवसरों की कमी का संकेत है। तो यहाँ पे आगे कहा जाता है कि मनरेगा जैसे जो गारंटी दी गई है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहां पे भी बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की कमी आ रही है, जो यहाँ पे पूर्णतः दर्शाता है कौशल और अवसर की कमी का संकेत देता है, मतलब कि इंडिकेटिंग अ लेक ऑफ स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज फॉर इनकम डाइवर्सिफिकेशन। आगे राइटर कहते हैं कि इसके अलावा घटते प्राकृतिक संसाधन और जलवायु परिवर्तन, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा गया है, घटते नेचुरल रिसोर्सेज और डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड चेंजिंग क्लाइमेट्स आर मेकिंग इंडियाज फूड प्रोडक्शन हाईली वल्नरेबल, जिसके कारण जो भारत के खाद्य उत्पादन को अत्यधिक असुरक्षा उत्पन्न हो रही है। तो 2023 के मृदा स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कहा गया है कि भारत में लगभग आधी खेती योग्य भूमि में, आगे कहा गया है कि भारत में लगभग आधी खेती योग्य भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन्स की कमी आ गई है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मिट्टी के स्वास्थ्य का एक आवश्यक संकेत है कि ऑर्गेनिक कार्बन्स में कमी आ गई। तो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत जो है भूमि जल तेजी से घटता जा रहा है। अभी हाल ही में पंजाब में देखा गया है कि पंजाब जैसे राज्यों में 75% से अधिक भूजल, जिस स्थान पे भूजल का मूल्यांकन किया गया वहां पे अत्यंत दोहन का संकेत मिला है, जिससे कि कृषि आय के कमी के खतरे उत्पन्न हो गए, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती है, क्लाइमेट चेंज के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, तो फिर हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी कम होता जा रहा है निरंतर। ठीक है, तो इसे सुधारने की आवश्यकता है, और जब बारिश होती है तो उसे कंजर्व करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो आगे यहाँ पे कहा जाता है कि अडॉप्ट 3 साइड अप्रोच। इसमें 3 साइड अप्रोच की कौन कौन सी बात की गई है, तो कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड मिडलमैन। तो इन परस्पर जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए हमें एक त्रिपक्षीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो खाद्य प्रणाली के सभी 3 पक्षों को शामिल करे, जिसमें उपभोक्ता, उत्पादक और बिचौलिया, मिडलमैन की बात की जाए। तो सबसे पहले उपभोक्ता मांग को स्वस्थ और टिकाऊ आहार की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। हमें ऐसी भोजन की थाली अपनाने की जरूरत है जो लोगों को और ग्रहों, मतलब कि प्लैनेट को भी स्वास्थ्यवर्धक रह सके। तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि कंज्यूमर्स डिमांड नीड टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स हेल्दी एंड सस्टेनेबल डाइट। वी नीड टू शिफ्ट टू ए फूड प्लेट दैट इज हेल्दियर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। ठीक है, यही बातें कहा जाता है कि निजी क्षेत्र भारत की अरबों से अधिक आबादी के लिए आकांक्षात्मक उपभोग पैटर्न को संचालित कर रहा है। तो यहाँ पे आगे कहा जाता है कि द प्राइवेट सेक्टर ड्राइवन एस्पिरेशनल कंजप्शन पैटर्न फॉर इंडियाज बिलियन प्लस पॉपुलेशन। ठीक है, अरबों से अधिक आबादी है भारत की, तो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत में आयातित जई और क्विनो, मतलब कि व्हाट कॉर्पोरेशंस हैव डन टू मेन स्ट्रीम इंपोर्ट ओट्स और क्विनोज इन इंडिया कैन बी डन फॉर लोकली ग्रोन। तो यही बात कहा जाए, जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ओट्स और क्विनोन का, वो जो लोकली ग्रोन है मिलेट्स, उससे भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो वह स्थानीय रूप पर उगाए जाने वाले बाजरे के लिए भी किया जा सकता है। तो ठीक है, जैसे हम लोग ओट्स को प्रमोट कर रहे हैं, उसी तरह बाजरा को भी प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत हेल्दी डाइट है। तो नागरिक समाज और स्वास्थ्य समुदाय सोशल मीडिया प्रभावितों के साथ साझेदारी कर सकते हैं, जो लाखों लोगों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ उपभोग को आकार दे सकते हैं। वही बात कहा जाता है कि हेल्दी कम्युनिटी गुड पार्टनर। हेल्दी कम्युनिटी जो है वो सोशल मीडिया पर ज्यादा प्रचार कर सकते हैं, जिससे हेल्दियर और सस्टेनेबल कंजप्शन को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आगे यहाँ पे कहा जाता है कि अलोंगसाइड द पब्लिक सेक्टर थ्रू इट्स इनमरेबल टच पॉइंट सच एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, जिससे कि अनाज दिया जाता है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को, फिर मिड डे मील जो बच्चों को दिया जाता है, फिर रेलवे कैटरिंग, अर्बन कैटरिंग, पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोक्योरमेंट एंड कैन हेल्प इंप्रूव व्हाट एटलीस्ट 70% ऑफ इंडियंस कंजप्शन। तो ये सारी चीजों को और बेहतर करने की बात की जा रही है। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, रेलवे खानपान, शहरी कैटरिंग और सार्वजनिक और संस्थागत खरीद जैसे अपने असंख्य संपर्क बिंदुओं के माध्यम से कम 70% भारतीयों के उपभोग को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तो यहाँ आगे भी कहा जाता है कि कुछ जो बड़े बड़े धार्मिक संगठन हैं, या फिर मंदिर हैं, या फिर अनेक प्रकार के धार्मिक संस्थान हैं,
तो धार्मिक संस्थान भी भोजन विकल्पों को आकार दे सकते हैं। उदाहरण के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, जो प्रतिदिन लगभग 70,000 लोगों को सेवा प्रदान करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, जो 70,000 लोगों को डेली खाना खिलाता है, ने प्राकृतिक रूप से खेती की गई उपज की खरीद शुरू कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और कहा जाता है कि लचीली आय सुनिश्चित करने के लिए हमें लाभकारी और पुनर्उपयोगी कृषि पद्धतियों की ओर किसानों के परिवर्तन का समर्थन करना चाहिए। तो यह बात कहा जा रहा है कि किसानों को भी समर्थन करना चाहिए, जिससे कि उनका जो आय है वो सुनिश्चित किया जा सके। और प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन इस दिशा में कदम उठाया, लेकिन जो टिकाऊ कृषि है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, उसके लिए कुल वित्त पोषण जो है, यही सबसे मुख्य मुद्दा है कि जो सरकार द्वारा जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ विकास के लिए 1% से भी कम इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो अगर इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए, जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता को लगातार चेक किया जा सके, किसानों को जागरूक किया जाए मिट्टी के अनुसार फसल लगाने के लिए, तो कृषि का जो दशा है वो निरंतर सुधारा जा सकता है भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो हमें विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी प्रथाओं, जैसे कि कृषि वानिकी, संरक्षण कृषि, सटीक खेती और बहुत कुछ के लिए ऐसी पहल को व्यापक और विस्तृत करने की आवश्यकता है, जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, उसके बाद प्रीशियस फार्मिंग एंड मच मोर। इन सभी चीज़ों को आगे इनिशिएटिव देने की आवश्यकता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। आगे कहा जाता है इसके अलावा कृषि सहायता को इनपुट सब्सिडी से आगे बढ़कर प्रति हेक्टेयर खेती के लिए किसानों को सीधे नगद, मतलब कि यहाँ पे कहा जाता है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, बड़े बड़े कंपनियां हैं जो अनाज लेती है, तो वो जो बिचौलियों का उपयोग करती है, उसे सीधे किसानों के साथ डील करना चाहिए, जिससे कि किसानों का जो बिचौलिया से दाम कम हो जाता है, वो किसानों को लाभ होगा, जिससे कि और बेहतर तरीके से फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उपज करने के लिए वो प्रेरित होंगे। आगे ही बात कहा जाता है कि इन इनपुट के कुशल उपयोग को बढ़ावा देगा, साथ ही कृषि पारिस्थितिकी प्रथाओं को फलने फूलने के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। तो यहाँ पे रिसर्च की भी बात की जा रही है, कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं, ठीक है, जैसे कि एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस टू थ्रिवेन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज, जिससे कि अपने संबंधित बजट का एक हिस्सा टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निर्धारित करने की बात की जा रही है, जिससे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। एक मुद्दा यहाँ पे और है, फार्म टू फोर्क, ये याद रखिएगा, फार्म टू फॉर्क। तो फार्म टू फोर्क क्या होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फूड लॉस एंड वेस्ट प्रिवेंशन, उसके बाद सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन, उसके बाद सस्टेनेबल फूड कंजम्पशन, उसके बाद सस्टेनेबल फूड प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे कि फार्म टू फोर्क मूल्य श्रृंखला को अधिक टिकाऊ और समावेशी श्रृंखला की ओर स्थानांतरित करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे बिचौलियों की जो बात है, जैसे कि ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज के अधिक मूल्यवर्धन को सक्षम बनाता है। बिचौलिया जैसे कि उपभोक्ताओं को कच्चे और प्रसंस्कृत भोजन की आपूर्ति करने वाले निगमों को किसानों से सीधी खरीद को प्राथमिकता देने की बात की जा रही है। यही बात हम पिछले स्लाइड में कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, निगम है, कॉर्पोरेशंस हैं, वे डायरेक्ट फार्मर्स के साथ डील कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें बिचौलियों पे जो दाम खर्च होता है वो बचाया जा सकता है और स्थानीय रूप से काटी गई उपज की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सकता है। वो खेत से ही अपने फसल को, प्रोडक्ट को उठा सकते हैं, जिससे कि उनका यातायात का भी पैसा बच सकता है और निष्पक्ष व्यापार जैसे अच्छी तरह से स्थापित दृष्टिकोण भी लागू करने चाहिए। तो डी हैट और ये दोनों चीजें याद रखेगा, डी हाट मतलब या देहात भी कह सकते हैं, या निंजा कार्ट जैसे विभिन्न युवा कृषि तकनीक उद्यम, ऐसे फार्म टू वायर मतलब कि फार्मर टू वायर जो कंज्यूमर होते हैं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, लिंकेज को सक्षम कर रहा है। तो याद रखिएगा देहात और निंजा कार्ट। इसके अलावा चूंकि किसान उत्पादक संगठन, जिसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, जिसे एफपीओ भी कहा जाता है, में सभी किसान परिवार अन्य कृषि वस्तुओं के उपभोक्ता है, इसलिए एफपीओ के बीच ऊपर के व्यापार को सक्षम करना किसानों के लिए अधिक मूल्य हिस्सेदारी सुनिश्चित करने और एक और तरीका है, जैसा कि जो ये उपयोग किया जा रहा है एफपीओ जो है वो उड़ीसा में। तो इससे क्या क्या लाभ है ये भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि सामूहिक खरीद और विपणन किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट की समय पर आपूर्ति के लिए
मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करने की बात की जा रही है, जिससे कि संस्थागत खरीदों के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद का एकीकरण भी होगा। उसके बाद कार्यक्रम कार्यान्वयन में आसानी, ज्ञान का प्रसार और क्षमता में वृद्धि होगी। फार्म स्तरीय प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचे के विकास की भी संभावना में वृद्धि हो जाएगी और ग्रामीण स्तर पर रोजगार में भी वृद्धि होगी। हालांकि संपूर्ण खाद्य प्रणाली को स्थापित करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन चुनौतियों के पैमाने से हमारी जो महत्वाकांक्षा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि हम तेजी से कार्य करते हैं तो भारत के पास शेष विश्व को यह दिखाना एक अनूठा अवसर होगा कि अपनी खाद्य प्रणाली को कैसे सही किया जाता है। तो यही सारी बातें थी कि जिससे कि हम अपना फूड सिस्टम है उसको बेहतर कर सकें। ठीक है, अगला आर्टिकल है अफगानिस्तान में बार बार भूकंप क्यों आते हैं। ठीक है, वाई आर अर्थक्वेक्स फ्रेक्वेंट इन अफगानिस्तान। तो इस पे जो हाल ही में 15 अक्टूबर को पश्चिमी अफगानिस्तान में 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसके कुछ ही दिनों बाद हेरात प्रांत में समान तीव्रता के कई भूकंप आए। ठीक है, तो इसका क्या कारण है जिससे कि कई भूकंपों में कम से कम 1000 लोग मारे गए। कई भूकंपों ने देश के पूरे गांव को नष्ट कर दिया। रॉयटर्स का रिपोर्ट आता है, इसको बोला जाता है रॉयटर्स ने बताया कि अफगानिस्तान की तालिबान संचालित सरकार ने 11 अक्टूबर को भूकंप से मरने वालों की संख्या, ये विरोधाभासी नंबर की बात की जा रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं 1000 मरे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 2400 मरे हैं और कुछ लोग और आंकड़ों से ज्यादा ही वास्तविकता में लोग मरते हैं। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यालय मतलब कि यूएन ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस के द्वारा कहा गया कि लगभग 1300 लोग मारे गए हैं भूकंप के कारण, जो अभी 11 और 15 अक्टूबर को आया था। ठीक है, तो आगे राइटर कहते हैं कि क्या यह पहली बार है कि भूकंप जो है निरंतर आ रहा है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में तीव्र भूकंपों से व्यापक विनाश का सामना किया है। तो जिसके कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, जैसे जून 2022 में खोस्ता और पक्तिका प्रांतों में 6.1 तीव्रता के भूकंप से 1000 से अधिक लोग मारे गए। 2015 में देश के उत्तर पूर्व में आए एक बड़े भूकंप में अफगानिस्तान और पड़ोसी उत्तरी पाकिस्तान में 200 से अधिक लोग मारे गए। उसके बाद 2002 का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जहाँ पे 6.1 तीव्रता के भूकंप आए जिससे कि उत्तरी अफगानिस्तान में लगभग 1000 लोग मारे गए। 1998 में पूर्वोत्तर अफगानिस्तान में एक और भूकंप आया जिसमें लगभग 4500 लोग मारे गए। तो ये कारण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूरोशियन प्लेट और इंडियन प्लेट मिलता है, जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होता है जिसके कारण संचलन होता है। आगे हम बताएंगे कि कैसे भूकंप आता है। ठीक है, तो यही ये कारण है कि जहाँ पे इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा भूकंप आते हैं। भूकंप कैसे आते हैं, तो हमारी पृथ्वी जो है वो प्रमुख तौर पर 4 परतों से जुड़ी हुई है। तो इनर कोर, इसे इस तरह से बताया जा सकता है, जैसे कोर हो गया, उसके बाद फिर ये मेंटल हो गया, ये क्रस्ट हो गया। तो ये चीजें याद रखने की जरूरत है। तो यही बीच में जो है वो इनर कोर है, जो हमेशा से सॉलिड या विस्कस स्थिति में होता है। तो इनर कोर हो गया, आउटर कोर हो गया, मेंटल हो गया, क्रस्ट हो गया। तो क्रस्ट सबसे ऊपरी क्षेत्र होता है। उसके बाद जो मेंटल, ये दोनों मिलकर बनाते हैं लिथोस्फीयर, मतलब कि क्रस्ट और मेंटल मिलकर बनते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की मोटाई जो होती है 50 किलोमीटर होती है, जो अलग अलग परतों वाली प्लेटों से मिलकर बनती है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट भी कहा जाता है। तो धरती के अंदर जो है वो 7 टेक्टोनिक प्लेट होते हैं। ये प्लेट लगातार घूमते रहते हैं। जब ये प्लेट आपस में टकराते हैं, रगड़ते हैं, फ्रिक्शन होता है, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है और या उनसे दूर चली जाती है। ठीक है, या फिर इस तरह से होता है, या फिर संपीड़न बल लगता है, या फिर अभिसरण लगता है। ठीक है, जो या टकराता है या फिर दूर जाता है, तनाव मूलक बल लगता है। ठीक है, तो आगे कहा जाता है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है या उनसे दूर जाती है, तब जमीन हिलने लगती है। इसे भूकंप कहते हैं। भूकंप को नापने के लिए रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल भी कहा जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। और रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल जो होता है वो 1 से 9 तक होता है। आगे हम इसको बताएंगे कि कौन कितना हानिकारक है और कौन कितना भयानक है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को उनके केंद्र यानी कि एपिसेंटर से नापा जाता है, यानी उस केंद्र से जहां पे सबसे पहले भूकंप का आभास होता है, एपिसेंटर उसे ही कहते हैं। यदि उस केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा को इसी स्केल पर मापा जाए, 1 यानी कम तीव्रता की ऊर्जा निकलती है, 9 यानी सबसे अधिक या बेहद भयावह और तबाही वाली लहर, ये दूर जाते जाते कमजोर हो जाती है। अगर रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7 दिखाई देती है तो उसके आसपास के 40 किलोमीटर दायरे में तेज झटका होता है। वह सतह जहां स्थल मंडल के टुकड़े खिसकते हैं एक भ्रंश तल बन जाता है, और पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां भ्रंश टूटना शुरू होता है और भूकंप उत्पन्न होता है, तो उसे कहा जाता है हाइपोसेंटर या फोकस। ठीक है,
ये सारी चीजें अभी हम लोग स्लाइड में देख लेंगे। पृथ्वी की सतह पर इसके ठीक ऊपर की बिंदु को इपीसेंटर या ऊपरी केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेट धीमी गति से चलती है लेकिन हमेशा गति में रहती है, जिसका मुख्य कारण है पृथ्वी के अंदर उत्पन्न ऊष्मा और ऊर्जा, ठीक है। इन प्लेटों के किनारों को प्लेट सीमाएं कहा जाता है और ये भ्रंशन से युक्त होती है। यही वह वजह है जहां सबसे अधिक भूकंप आता है। तो ये ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ भूकंप केंद्र है, ये फोकस है, ठीक है, अर्थक्वेक फोकस, जहां से भूकंप आता है उसके बाद जहां सबसे पहले जो महसूस होता है जिस स्थल खंड पे, उसे कहा जाता है एपिसेंटर, ठीक है। तो ये फिगर देख सकते हैं। उसके बाद ये जो भूकंप तरंग है उसे सिस्मिक वेव कहा जाता है और ये जो उससे टूटता है इसे फॉल्ट कहा जाता है। तो कहाँ कितनी तबाही आती है, तो 0.1, ये ध्यान दे दीजिएगा, सिर्फ सिस्मोग्राफ से पता चलता है, मतलब कि इसका आभास नहीं हो पाता है लोगों को। फिर 2.2 से 2.9 जो हल्के झटके आते हैं, 3 से 3.9 जो कोई ट्रक नजदीक से गुजर जाए ऐसा असर होता है। उसके बाद 4 से 4.9 जो खिड़कियां टूट जाती है और दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर जाती है। उसके बाद 5 से 5.9 जो होता है वो फर्नीचर हिल सकता है और मकानों में दरार भी आ सकता है। और 6 से 6.9 जो होता है वो कच्चे घर गिर सकते हैं और इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। 7 से 7.9 जो होता है वो इमारतें मकानें गिर सकती है, काफी नुकसान होता है, जैसा कि भुज में 2001 में और नेपाल में 2015 में आया था। 8 से 8.9 इमारतें समेत बड़े पुल भी गिर जाते हैं, जैसे सुनामी का खतरा। फिर 9 और उससे अधिक, सबसे ज्यादा तबाही, कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी, बड़ी सुनामी, जैसे जापान में 2011 में 9.1 भूकंप के बाद आई थी, ठीक है। तो अफगानिस्तान में बार बार भूकंप क्यों आते हैं, तो अफगानिस्तान उन क्षेत्रों में कई फॉल्ट लाइनों पर स्थित है जहां भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट मिलती है। ये प्लेट अक्सर टकराती है जिससे कि महत्वपूर्ण टेक्टोनिक गतिविधियां होती है। अफगानिस्तान यूरेशियाई प्लेट पर स्थित है। पश्चिमी अफगानिस्तान की ओर अरब प्लेट यूरेशिया के नीचे उत्तर की ओर झुकती है, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है। आगे कहा जाता है कि पूर्वी अफगानिस्तान की ओर भारतीय प्लेट भी ऐसा ही करता है। तो दक्षिण अफगानिस्तान में अरब और भारतीय प्लेट आपस में जुड़ रहती है और दोनों यूरेशियाई प्लेट के नीचे उत्तर की ओर झुक जाती है। इन्हीं कारणों से अफगानिस्तान में बार बार भूकंप आते हैं। तो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला और पामीर का पठार भौगोलिक रूप से जटिल क्षेत्र है जहां टेक्टोनिक प्लेट मिलती है। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराव और अभिसरण के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का जो क्रस्ट में बलन और भ्रंशन होता है। तो यह भूवैज्ञानिक जटिलता क्षेत्र में भूकंप की घटना में योगदान करती है। और भारतीय प्लेट के यूरेशियाई प्लेट की ओर उत्तर की ओर बढ़ने से भी संपीड़न होता है, जिसे हिमालय ऊपर उठता है, मतलब कि हिमालय के हाइट्स में वृद्धि होती है और अफगानिस्तान सहित पूरे क्षेत्र में विवर्तनिकी तनाव, ठीक है, टेंशन का संचरण होता है। तो संपीड़न के कारण जो पपड़ी मतलब क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट विकृत हो जाती है और फॉल्ट और फ्रैक्चर पैदा करती है, जो फिसल सकते हैं और भूकंप उत्पन्न कर सकते हैं। तो प्लेट सीमाओं पर ये अंतःक्रिया महत्वपूर्ण विवर्तनिकी तनाव उत्पन्न करती है और परिणाम स्वरूप भूकंप आते हैं। तो अफगानिस्तान में फॉल्ट और मेन पामीर थ्रस्ट जैसी विभिन्न सक्रिय भ्रंश प्रणालियों से भी घिरा हुआ है। ये फॉल्ट क्षेत्र में कई भूकंप के स्रोत हैं, इसी कारण अफगानिस्तान में बार बार भूकंप आती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थे। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब